नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे। जैसा कि मैंने बताया कि यह आरटीई का मतलब आरटीई के जो वीडियो हैं वो कुल आपके 4 पार्ट में आएंगे और इसका यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या है, आरटीई का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समान रूप से बताया गया कि आरटीई का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। और आरटीई का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे सामान्य भाषा में कह सकते हो कि वह बच्चे जो भारत के किसी भी कोने में हों और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो उनको स्कूलों में पढ़ने का अधिकार है। ये सामान्य रूप से इसका उद्देश्य है। इसके उद्देश्य के बारे में मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आज देखते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा के अधिकार 2009 की विशेषता और साथ ही साथ आरटीई एक्ट 2009 के 7 अध्याय। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आरटीई में कुल 7 अध्याय हैं और जिसमें धाराओं की संख्या कुल है 38। ठीक है, तो इन 7 अध्यायों को देखेंगे कि कौन से अध्याय में क्या है और उसके कौन कौन सी धाराएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता यहाँ पे तो पहला कह रहा है ये चीज़ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यह केवल 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि केवल उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक की होनी चाहिए जो स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सके। ठीक है, उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कुछ विशेष परिस्थिति, अगर बच्चा विकलांग हो या उसमें कोई शारीरिक कमी हो तो उसकी जो अधिकतम आयु सीमा है 14 से बढ़ाकर 18 कर दी जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा तो वही रहेगी लेकिन अधिकतम आयु सीमा उसकी 14 से बढ़ाकर 18 कर दी जाएगी। आगे की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केवल गरीब वर्ग के बच्चों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल गरीब वर्ग के बच्चों के लिए है। ठीक है, कि जो निःशुल्क शिक्षा, न कि जिनकी इकोनॉमिकली स्थितियाँ सही हो उनके लिए नहीं है, केवल उनके लिए कि जिनकी आर्थिक स्थितियाँ कमजोर है। जैसे कि मैंने समान रूप से बताया कि आरटीई का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराना। तो यह केवल गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। और आगे है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पढ़ने वाले बच्चों में से केवल उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी फीस सरकारी स्कूल के बच्चों से ली जाती है। अब यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और वह आरटीई के तहत पढ़ रहा है, राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ रहा है, तो उससे केवल उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना कि सरकारी स्कूल के बच्चों से पैसा लिया जाता है, उससे अधिक वह पैसा नहीं ले सकता है। आगे की बात करें तो आरटी एक्ट 2009 के तहत पढ़ने वाले बच्चों की पहचान विद्यालय या फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करके की जाएगी। अब यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा आरटी के थ्रू किसी स्कूल में पढ़ने आ रहा है तो उसके बारे में आसपास के लोगों या विद्यालयों के लोगों से उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। इतना अधिकार स्कूल समिति को दिया गया है। यहाँ पे आरटी के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों की पहचान केवल या विद्यालय की समिति ही घर पर जाकर पूछताछ कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा आरटीई की तहत पढ़ना चाहता है तो विद्यालय के द्वारा एक समिति जो बनाई गई है वह जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकता है। कहीं गलत तरीके से तो आके हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहा है, कोई इसकी इकोनॉमिकल स्थिति सही है और उसके बाद भी यह आरटीई के तहत पढ़ना चाहता है तो ये या तो विद्यालय या विद्यालय के द्वारा कोई बनाई गई समिति जाकर उस बच्चे की शिनाख्त पूछताछ या उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। अगला कह रहा है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक है और बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो उस बच्चे का एडमिशन उसकी उम्र के मुताबिक ही उसी कक्षा में किया जाएगा जिसमें वह बच्चा जाने के काबिल है। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी बच्चे का उम्र जो है 8 वर्ष हो गया लेकिन उसका आईक्यू लेवल जो है 6 वर्ष के बच्चों के समान ही है तो इसका एडमिशन 6 वर्ष के बच्चों के समान ही कक्षा में होगा, न कि उसके उम्र के हिसाब से 8 वर्ष के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर यह चीज़ें कही जा रही है। अगला कह रहा है कि इसकी विशेषता तो विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने अनिवार्य होंगे। यह आरटीई कहता है, ये नहीं कि एक ही शौचालय में बच्चे भी जा रहे हैं, मतलब कि आपके छात्र भी जा रहे हैं और छात्राएं भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग शौचालयों का प्रावधान भी किया जाएगा। आगे कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी बच्चे को मानसिक या फिर शारीरिक दंड देने के लिए नहीं कहता है। यहाँ पे पुनः कि उद्देश्य में आपको बताया गया था कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को मारा और पीटा नहीं जा सकता है उसके किसी भी वर्ग को न होने पर। ठीक है, आप किसी प्रकार से बच्चों को आप मार नहीं सकते, उसे मानसिक और शारीरिक तौर पे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं।
और अगला कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन होते वक्त प्राइवेट स्कूलों पर 25% सेट उन बच्चों के लिए रखना होगा जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, यानी कि आरटी के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पहली कक्षा में बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो अब पहली कक्षा में कम से कम, ठीक है, कितने 25% बच्चे क्या होने चाहिए आपके सेट वहाँ पे वो फ्री रखेगा कि अगर आरटीई के तहत बच्चे आ रहे हैं तो कम से कम 25% आरटीई वाले बच्चे हों। लेकिन यही आगे कह रहा है कि हर किसी प्राइवेट स्कूल में कम से कम 2% सीटें जो हैं, ठीक है, कमजोर वर्ग यानी कि आरटीई। तो दोनों में अंतर यह है कि अगर वह पहली कक्षा में पढ़ रहा है तो पहली कक्षा के लिए कम से कम कितनी सीटें, 25% सीटें, ठीक है। और कोई स्कूल जो स्कूल चल रहा है, ठीक है, 1 से 12वीं तक चल रहा है, 1 से 8वीं तक चल रहा है या 1 से 5वीं तक चल रहा है, तो उसमें कम से कम आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितने % सीटें होनी चाहिए, 2% सीटें होनी चाहिए। यहाँ पे अगला है कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों न तो पुस्तक यूनिफॉर्म की फीस देने की आवश्यकता होगी, उनके लिए सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा, सरकार। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में भी आरटी के तहत कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके स्कूल ड्रेस, उसके फीस, उसके पुस्तक, उसके कॉपी किताब, हर एक चीज़ों का प्रावधान, ठीक है, सरकार वहन करेगी, न कि उसे खरीदना पड़ेगा या स्कूल उसे मुहैया कराएगी, सारी चीज़ें सरकार वहन करेगी। आगे कि कोई व्यक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों को न तो अगली कक्षा में जाने से रोक सकेगा और न ही उसको स्कूल से निष्कासित करेगा। इस सभी का दायित्व किसको होगा, सरकार को, ठीक है। सरकार उसके लिए कुछ कर सकती है। वह स्कूल, अगर कोई बच्चा आरटीई के तहत पढ़ रहा है तो कोई भी स्कूल की संस्था जो समिति है उसे अगली कक्षा में जाने से नहीं रोक सकती है, नहीं वह उसे स्कूल से निकाल सकते। उसे निकालने का अधिकार किसको होगा, सरकार को होगा। अगला है, किसी भी विद्यालय के अधिकार नहीं है कि वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने से रोके। अगर कोई बच्चा, ठीक है, आरटीई के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो अगर सरकार ने आदेश दे दिया कि इस स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ सकता है तो वहाँ पर वह स्कूल उसे पढ़ने या उसके एडमिशन पर रोक नहीं लगा सकती है। और अगला करा है कि अगर कोई भी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेता है तो उन पर सरकार द्वारा कार्रवाई एवं जुर्माना किया जाएगा। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि अगर पहली बार, ठीक है, इसके ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना है और अगर वह जुर्माना सही टाइम पे नहीं जमा किया तो प्रतिदिन के हिसाब से इसे 10,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फीस लेते हुए अगर पकड़े गए, ठीक है, तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। और साथ ही साथ उद्देश्य में मैंने आपको बताया था कि अगर वह पेरेंट्स जो आरटीई के तहत पढ़ने आ रहे हैं, अगर वह स्कूल उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेता है तो उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और दोबारा यह कार्य करते हैं तो इसकी राशि बढ़ती जाएगी। दोबारा का मतलब फिर कितना हो जाएगा, आपका 50,000 रुपये हो जाएगा। तो ये सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे ये रहा कि आपका आरटीई की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगला जो है आपका कि आरटीई एक्ट 2009 के जो 7 अध्याय हैं, तो 7 अध्याय में क्या है देखते हैं। तो आपका पहला अध्याय प्रारंभिक, इसमें बेसिक तौर पे परिभाषाएं दी गई हैं और जिसमें कुल आपकी धाराओं की संख्या 1 और 2, धारा 1 और 2 में बेसिक तौर पर परिभाषा दी गई है। और अध्याय 2 में बालक की शिक्षा के अधिकार के बारे में बातें की गई है कि इसका शिक्षा का अधिकार किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभावी होगा, क्या क्या चीज़ें कर सकता है उस अधिकार को पाने के लिए। तो इसके लिए अनुच्छेद 3, 4 और 5 हैं। उसके बाद समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, माता पिता का कर्तव्य। यहाँ पे कहा गया है कि सरकार के साथ साथ इस अध्याय में, तीसरा अध्याय जो है कि सरकार के साथ साथ स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और साथ ही साथ माता पिता के कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि ये सभी लोग उस बच्चे को पढ़ाने का दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। तो इसका अनुच्छेद जो है आपका 6 से 11 है। और अगला है कि विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार, इसकी व्याख्या की गई है 12 से 28 के बीच में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह है 19 और 25, जिसमें 19 में बेसिक तौर पे ये दिया गया है कि विद्यालय में शिक्षक और छात्र का रेशियो क्या होगा, और 25 में चीज़ें कहा गया है कि किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यालय करेगा। आगे आपका कि प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की होगी और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, ये अध्याय 5 में है। और 6 में कहा गया कि शिक्षा के अधिकार का संरक्षण, इसका आर्टिकल 31 से 34। अगर शिक्षा के अधिकारों का हनन होगा तो उसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हैं, कहाँ कहाँ तक बच्चे जा सकते हैं, उसके फैमिली वाले उस जा सकते हैं। तो ये आपका जो है 31 से 34 तक है। और उसके बाद प्रकीर्ण मतलब कि अन्य जो विशेष प्रावधान किया गया है वह 35 से 38 के बीच में किया
गया है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आरटीई के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आरटीई की विशेषताएं क्या हैं, और आरटीई के जो 7 अध्याय हैं इसमें कुल आपके 38 धाराएं हैं। तो सातों अध्याय में मूल रूप से हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो आपका अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के 38 अनुच्छेद। तो 38 अनुच्छेद में मैंने पहले ही आपको बताया कि 38 अनुच्छेद को नहीं देखेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जैसे कि मैंने 19 और 25 के बारे में बताया, ठीक है, और 17 के बारे में। ठीक है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो चौथा क्लास होगा उस क्लास में हम देखेंगे आरटी 2009 से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।